हेलो, लास्ट क्लास में टैक्सोनॉमी को हमने पढ़ा, टैक्सोनॉमी के क्लासिफिकेशन को पढ़ा, टैक्सोनॉमी के डिफरेंट टाइप्स को हमने पढ़ा। फिर से टैक्सोनॉमी में हम आज सेकंड पार्ट टैक्सोनॉमी की क्लास में या टैक्सोनॉमी की सेकंड क्लास आप उसे बोलेंगे। टैक्सोनॉमी एक्चुअल में क्या है? टैक्सोनॉमी है क्लासिफिकेशन, जिसमें किसी जीवधारी को या जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कंडीशन में या पर्टिकुलर किसी प्लेस पर या पोजीशन पर इस किंगडम में रख दिया जाता है। दूसरी चीज होती है उसका आइडेंटिफिकेशन। दूसरी चीज क्या है? सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है, आइडेंटिफिकेशन। और थर्ड होता है इसमें नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब इसका हम नाम क्या कर रखेंगे, तो इस सब नॉमेनक्लेचर हम बाद में लीनियस के बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के आधार पर इसको हम डील करेंगे या उसको पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं अभी क्लासिफिकेशन की। टैक्सोनॉमी के बारे में फिर से थोड़ा हम रिवाइज करते हैं। टैक्सोनॉमी के जो फादर हम जानते हैं कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये टर्म की बात की थी कि टैक्सोनॉमी जो वर्ड है ये किसने दिया था? टैक्सोनॉमी टर्म को सबसे पहले किसने कॉइन किया, किसने बताया? तो एक वैज्ञानिक, इनका नाम था डी कैंडोले। डी कैंडोले के नाम से जानते हैं हम इन वैज्ञानिक को, जिन्होंने इस टैक्सोनॉमी वर्ड को ओरिजिन किया। टैक्सोनॉमी होती क्या है? दो वर्ड का एक समूह है, टैक्सा प्लस नॉमस। पता था? टैक्सा का मतलब होता है अरेंजमेंट, नॉमी का मतलब होता है किसी मेथड, किसी लॉ या किसी प्रिंसिपल, किसी सिद्धांत के आधार पर उसको अरेंज करना। ये टैक्सोनॉमी था। लीनियस इसके फादर हैं और डी कैंडोले ने इसको नाम दिया। शाखा ये विज्ञान के बायोलॉजी की है, दैट इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। देयर इज स्टडी ऑफ, देयर इज डील ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पिछली क्लास में क्या डील किया था? पिछली क्लास में हमने टैक्सोनॉमी की डिफरेंट 3 टाइप्स को पढ़ा था। नंबर फर्स्ट इज अल्फा टैक्सोनॉमी, सेकेंड इज, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं उसको, बीटा टैक्सोनॉमी, एंड थर्ड इज गैमा टैक्सोनॉमी। अलग अलग इसके आधार बने, अलग अलग कैरेक्टर्स के आधार पर इसको हमने 3 प्रकार की टैक्सोनॉमी को, 3 प्रकार की इस शाखा को अलग अलग स्तरों पर हमने इसका अध्ययन किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस टैक्सोनॉमी में होता क्या है। इस टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन होता है। टैक्सोनॉमी में क्या होता है? टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण। वर्गीकरण करने की शाखा ही तो टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी के बाद में हम बात करने जा रहे हैं किसकी? क्लासिफिकेशन की। ये हम किसकी बारे में बात करने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो पूरी बायोलॉजी में समय समय पर क्लासिफिकेशन करने के अलग अलग प्रकार के तथ्य आपके सामने आए हैं। आप जब इसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो पूरी बायोलॉजी में अलग अलग साइंटिस्ट हैं, जिसका जैसा मन पड़ा उसने वैसा बता दिया। एक सामान्य सी बात है कि वर्गीकरण करने का कुछ भी आधार न होते हुए भी आप बड़ी सरलता से किसी भी चीज को क्लासिफाइड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम अर्थवर्म मतलब केंचुआ और कोई स्नैक लाइक कोबरा, तो किसी छोटे बच्चे को हमको बताना है कि वो देखो वो जा रहा है, सांप जा रहा है छोटा, और अर्थवर्म बताकर भी आप उसको डरा सकते हैं या उसको बता सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दिखने में इट मीन द आउटर मॉर्फोलॉजी इज सिमिलर। आउटर मॉर्फोलॉजी दोनों की कैसी है? एक समान है। तो ये, लेकिन क्या ये सिर्फ आउटर मॉर्फोलॉजी, लेकिन ये क्या सही है? क्या ये सत्य है? क्या सत्य नहीं है। स्नैक और अर्थवर्म दोनों अलग अलग हैं। ये कॉर्डेटा के रेप्टिलिया का है
कॉर्डेटा की क्लास है ना, रेप्टिलिया क्लास का ये है, वर्टिब्रेटा की रेप्टिलिया का, और अर्थवर्म है एनिलिडा का। तो दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क, ये इनवर्टिब्रेट है, ये वर्टिब्रेट है, लेकिन एक छोटे बच्चे को आप ये समझा पाएंगे क्या? तो सरलता से समझ में आ जाए इसलिए हमने उसको बता दी कि देखो ऐसा ही काम दिखता है। और भी बहुत सारे वर्गीकरण इसमें हो सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं। अर्थवर्म कोबरा, ठीक है, इसमें एक ग्रुप हम बनाते हैं, फिश, फ्रॉग, व्हेल। अब किसी एक व्यक्ति को बोला जाए कि इन 5 जो चीजें लिखी हुई हैं इसको आप क्लासिफाइड करो, तो बड़ी आसानी से वो व्हेल, फिश और फ्रॉग को क्लासिफाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि इनका एडाप्टेशन एक समान है, इनका एडाप्टेशन एक समान है। लेकिन ये क्या सकते हैं क्या? व्हेल तो आपका मैमल्स हो गया, फिश आपकी स्पीशीज क्लास की हो गई, फ्रॉग आपका एम्फीबिया हो गया। तो ये मतलब ये हुआ कि एडाप्टेशन, हमारे आसपास के वातावरण भी इसका एक प्रमुख आधार नहीं हुआ। यदि आप विस्तृत तरीके से या बहुत डिटेल बायोलॉजी के स्तर पर यदि इस क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन एक सरलता बताने के लिए आप क्लासिफिकेशन कैसे भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हों तो हर बच्चा अपने साथ अपने एक किसी फ्रेंड को ढूंढ लेता है। किस आधार पर? कुछ सिमिलरिटी दोनों में मिलती है। मतलब क्या सिमिलरिटी होनी चाहिए किसी भी ग्रुप में हमको रखने के लिए। तो क्लासिफिकेशन में आज हम इन्हीं चीज़ों को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? वर्गीकरण की शाखा है। क्लासिफिकेशन किया क्यों जाता है? तो क्लासिफिकेशन फॉर सिंप्लिसिटी, क्लासिफिकेशन सरलता के लिए किया जाएगा, सरल, किसी भी चीज़ को सरल करने के लिए, ठीक है। चलिए, क्लासिफिकेशन में अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा क्लासिफिकेशन के अलग अलग लेवल्स दिए गए या इनके अलग अलग प्रकार दिए गए क्लासिफिकेशन के, ठीक है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात हम जब करते हैं, सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, नहीं, हाँ पढ़ सकते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन को। पहला जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं या क्लासिफिकेशन का जो पहला पार्ट होगा वो क्या होगा? आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन होगा। दूसरा एक क्लासिफिकेशन इसमें होगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, शॉर्ट में लिखना है, चल जाएगा। और एक होता है इसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनिक या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड दे हैव यूज्ड इन बायोलॉजी फॉर द क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने के लिए इनमें से किसी एक को आप चुन सकते हैं, लेकिन इनमें से सबसे क्या है एक्चुअल, मतलब कि सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम क्या है, वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट, व्हाट इज़ द बेटर, जो भी आप बात करें, इसकी हमको इसमें चुनना है। हम बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन की सबसे पहले, है ना। नाम से स्पष्ट है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक होगा। प्राकृतिक होगा तो कैसे होगा? नेचुरल किस आधार पर किया गया होगा? नेचुरल क्लासिफिकेशन किया गया मार्फोलॉजिकली, मार्फोलॉजिकली हमने आपको बताया था कि बायोलॉजी की जब क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने आपको टर्म इसमें बताया था कि मार्फोलॉजी मतलब क्या होता है। मार्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करना, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी जब हम यहाँ पर करते हैं तो वो मार्फोलॉजी करते हैं। लेकिन ये सही है क्या? प्रश्न तो ये उठता है, क्या आउटर मार्फोलॉजी के आधार पर क्या आप, बात तो यही होगी, अर्थवर्म और स्नेक को आपने साथ में रखा, सांप और केंचुए को आपने साथ में रखा, और दोनों की दिखने में मार्फोलॉजी तो लंबा है ना, वो सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, तो दोनों को क्या आप एक ग्रुप में रख सकते हैं? तो नहीं। लेकिन सबसे पहली पहचान ये भी सत्य है कि सबसे पहली पहचान क्या है? सबसे पहली पहचान आपकी मार्फोलॉजिकल, वो कैसा दिखता है। क्यों? समझ में आ रहा है? हाँ, आएगा।
आएगा कैसे नहीं, बिल्कुल आएगा। मार्फोलॉजिकली का मतलब क्या? मार्फोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, बाह्य लक्षणों का अध्ययन करना ही आकारिकी कहलाता है। आकारिकी बोलते हैं मार्फोलॉजी को। बायोलॉजी की जो शाखा जिसमें आकारिकी का अध्ययन किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? मार्फोलॉजिकल। मार्फोलॉजी यदि सेम हो, मार्फोलॉजी के बेस पर इसको किया गया। दूसरी चीज, सिर्फ बाहर से देखकर सिमिलैरिटी, यह ठीक वैसे ही हो गया जैसे किसी व्यक्ति को उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है और आपने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फलाना ही द पर्सन जिसको इन सब चीज़ों का नॉलेज है। मार्फोलॉजिकली सिमिलैरिटी बिल्कुल सिमिलर है। वेल और फिश की यदि हम बात करें, वेल और किसी एक मछली की, लाइक कतला, ये मछली है, दैट इज फिश, दैट इज मैमल, पर दोनों रहती कहाँ पर है? सिमिलरिटी है दोनों में। एडाप्टेशन की सिमिलरिटी है, इनके आसपास का जो वातावरण है उसकी सिमिलरिटी है। तो क्या इस सिमिलरिटी के बेस पर आप उनको एक ही ग्रुप में रख देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रखेंगे। लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन का जो आधार था वो मार्फोलॉजिकली एंड सिमिलरिटी के बेस पर ही था। ये चीज याद कर लो। मतलब ये बाह्य प्रकार का क्लासिफिकेशन हो सकता था, बाहर से हम इसको स्टडी, हम इसके बारे में कर सकते थे। ठीक है, यहां से बेटा जो क्वेश्चन आएंगे, यहां से जो क्वेश्चन आएंगे कि फलाना नेचुरल क्लासिफिकेशन को मान्य करने वाले वैज्ञानिक या टेक्सोनॉमिस्ट कौन थे, यहां से प्रश्न आते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को मान्य करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, इस जो टॉपिक आपका चल रहा है इसमें से यही क्वेश्चन मेन है जो भी मैं आगे बताऊंगा। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने वाले या उसको बताने वाले जो टेक्सोनॉमिस्ट थे उनके नाम क्या क्या थे, इसमें से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पीएमटी, एआईपीएमटी या फिर अदर बायोलॉजिकल एग्जाम्स में आपको आएंगे। यहां पर इसको मान्य करने वाले जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, इसके फेवर की हम बात कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट डी कैंडोले, अभी नाम आया, जिसने टेक्सोनॉमिक शब्द को दिया था वही डी कैंडोले हैं। और इसमें दूसरे वैज्ञानिक थे दो, बेंथम एंड हुकर, ये दो वैज्ञानिक हैं। बॉटनी इसमें प्लांट किंगडम को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन को भी आपको पढ़ना होता है। अभी सिर्फ जानकारी के लिए इतना रख लेना कि डी कैंडोले एंड बेंथम एंड हुकर दो व्यक्ति थे, दो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, जो इस नेचुरल क्लासिफिकेशन का फेवर करते हैं। फिर से एक बार रिमाइंड करें, नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है? मार्फोलॉजी मतलब बाह्य आकारिकी को देखकर उनमें बहुत ही निग्लिजिबल या माइन्यूट सिमिलरिटीज, इट मीन बहुत ही नगण्य समानताओं के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, जो कि सत्य नहीं है, जो कि बिल्कुल सत्य नहीं कि किसी की बाहर संरचना को देखकर आप उसकी एक्चुअलिटी का पता नहीं लगा सकते, उसकी वास्तविकता का पता आप नहीं लगा सकते। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो होता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या इसमें और एक चीज होती है, यहां पर कहीं पर आप लिख लेंगे, नेचुरल एफिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल एफिनिटी, फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। नेचुरल एफिनिटी क्या है? नेचुरल एफिनिटी का मतलब प्राकृतिक समानता। ये सत्य है, ये सही है। नेचुरल नाम से स्पष्ट आप देख लो। मार्फोलॉजिकली मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, अब कंफ्यूजन आ रहा होगा, कंफ्यूजन आ नहीं रहा है, कंफ्यूजन लाया जा रहा है कि मार्फोलॉजिकल बोलकर कंफ्यूजन क्यों किया गया था। नेचुरल एफिनिटी यदि समानता एक होगी, आंतरिक समानता एक समान होगी, तो बाह्य स्वरूप भी एक समान दिखेगा। और जब बाह्य स्वरूप जब नेचुरल एफिनिटी होगी तो उसमें समानताएं भी होगी। इस एफिनिटी का मतलब यदि कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एफिनिटी में सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी दोनों इंक्लूडेड होते हैं। कंडीशन क्लियर हो जाएगी आपके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में।
आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो होता है केवल मार्फोलॉजिकली और थोड़ी बहुत कुछ समानताओं के आधार पर उसको हम एक किसी ग्रुप में रख दिया। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 3 5 चीज़ें बताई थी, उसमें ये दिया गया कि 5 चीज़ें हैं, इसको आप एक ग्रुप में रख दो फिर ये हो जाएगा। तो मतलब दिखने से समान है, अब बाहर आकार ही समान है तो एक ग्रुप में क्या रख दिया जाए तो रख दो, लेकिन वो सत्य नहीं होगा। जैसे आप कहीं से कहीं तक भी किसी फिश, रोहू, कतला को व्हेल के साथ नहीं रख सकते हैं। जमीन पर सरककर या रेंगकर चलने वाला प्रत्येक जीवधारी सांप नहीं होता है, लेकिन सरकता और रेंगता तो है। उड़ने वाला प्रत्येक जीवधारी पक्षी नहीं होता, पक्षी भी उड़ता है, चमगादड़ भी उड़ती, बैट भी उड़ती है, लेकिन बैट जो होती है वो मैमल्स होती है, जबकि पक्षी एव्स या फिर बर्ड्स क्लास में आती हैं, पक्षी समुदाय या पक्षी वर्ग के जंतु हैं। तो इस प्रकार की कुछ मान्यताओं के आधार पर मार्फोलॉजिकली, केवल मार्फोलॉजिकली को प्रमुख आधार मानकर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है ना। अब इसको जो मानने वाले जो वैज्ञानिक थे ये लिनियस थे। ये कौन थे? लिनियस थे। लिनियस के साथ साथ यहाँ पर जॉन रे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जॉन रे के बारे में हमने पढ़ा था। इन्होंने स्पीसीज को दिया, स्पीसीज शब्द जो था इसको देने का प्रयास किया, या प्रजाति को प्रजाति सबसे पहले नॉमिनेट करने का जो प्रयास था वो जॉन रे का था। और एक कंडीशन में जो थियोफ्रास्टस, लिनियस, जॉन रे एंड थियोफ्रास्टस ये फेवर करते थे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन नेचुरल से पुराना क्लासिफिकेशन, लेकिन इसके मापदंड सही नहीं है, इसके रूल्स रेगुलेशन सही नहीं है, इसके लॉ मेथड सही नहीं है, केवल मार्फोलॉजी के बेस पर, आउटर मार्फोलॉजी के बेस पर। अभी हम सिंगल पढ़ रहे हैं, बाद में अभी हम तीनों को हम कंपेयर करके पढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। यहाँ पर किसी जीवधारी का क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब क्या? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका उद्ध विकास कैसे हुआ। तो सीधी सीधी बात है, किसी भी जीवधारी का उद्ध विकास हुआ होगा उसके एंसेस्टर से। किससे? उसके पूर्वज से। तो उसके पूर्वज कैसे थे, अब वो पूर्वज कैसे हैं, विकास होने के बाद में नए जीवधारियों पर क्या प्रभाव पाया, नए क्या कैरेक्टर्स इसमें इंक्लूड हुए, वे सारी चीज़ें हम इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, जो कि फाइजेनेटिक या फाइलोजेनेटिक, ठीक है। ये फाइलोजेनिक रिलेशनशिप है ना, माफ कीजिएगा क्लास स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई थी। फाइलोजेनिक या फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है उद्विकासी या उत्पत्ति के आधार पर, जहाँ पर उस फाइलोजेनी एक शाखा है बायोलॉजी की जिसमें उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है किसी भी जीवधारी का। उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी? यदि हम बात करें ये फाइलोजेनी हुई कहाँ से होगी, तो फाइलोजेनी जो हुई होगी ये इसके एंसेस्टर से हुई होगी, इसके पूर्वज से हुई होगी। तो पूर्वज से हुई होगी तो उसका इवोल्यूशन हुआ होगा। इवोल्यूशन का मतलब उद्ध विकास, उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। साथ ही साथ साथ कुछ जीवधारी होते हैं जिनका वर्तमान समय में पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है, इट्स मीन दे आर डेड, सो दे आर कॉल्ड फॉसिल। मतलब अभी तो नहीं है, पहले थे और उनका किसी शरीर का कोई अंश इस पृथ्वी पर है। फॉसिल जीवात्म, उस जीवात्म के आधार पर भी आपने बहुत सारे जीवात्म का सुना होगा, जैसे डायनासोर के जीवात्म हमको मिले, मैमथ का हमको, मैमथ मतलब हाथी, इसका भी फॉसिल्स हमको मिला, कुछ पक्षियों के पंख मिल जाते हैं, चोंच, ऐसे चीज़ें जो जमीन के अंदर धंसने के बाद उनका डिके मटेरियल या डिकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं होता, वो सुरक्षित रह जाते हैं। दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं, है ना। आगे जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम फॉसिल्स की स्टडी करेंगे, ठीक। अब बात आती है कि फॉसिल्स के आधार पर उसकी फाइलोजेनी को समझा जा सकता है कि नहीं। बिल्कुल समझा जा सकता है।
फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, उसकी उत्पत्ति बिल्कुल समझा जा सकता है। और इसके अलावा और एक चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसको हम बोलते हैं जीन। और इसी कारण एक जेनेटिक रिलेशनशिप, क्या जेनेटिक रिलेशनशिप की वर्तमान में पाया जाने वाला जो जीवधारी है अपने पूर्व के जीवधारी से किस प्रकार की रिलेशनशिप या किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फॉसिल्स का अध्ययन और जेनेटिक रिलेशनशिप जो होती हैं, जिसमें जीन, जीनोम, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जीन्स वगैरह सारी चीजों का अध्ययन किया जाए, ये सारे के सारे जो तीनों बेस हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। और वर्तमान समय में नेचुरल और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, या हम बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ज़्यादा सही होता है यदि हम किस आधार पर उसका अध्ययन करें, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके मानने वाले जो वैज्ञानिक हैं इसमें आएंगे एंगलर, प्रांटल एंड हचिनसन। नोट कर लीजिए आप लोग, एंगलर, प्रांटल एंड हचिनसन। एंगलर एंड प्रांटल, इनका भी क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा। एंगलर और प्रांटल का जैसे बेंथम हुकर का मिलता है, वैसे ही एंगलर और प्रांटल का भी आपको मिलेगा। और दूसरे जो साइंटिस्ट इसमें आए, एक मिनट, एंड हचिनसन, ये तीनों चीजों को आप नोट कर लीजिए, फिर इसको एक बार फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं। चलिए, हो गया। फिर क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है। ठीक है, वर्गीकरण होने के बाद में उस जीवधारी का बायोलॉजी में या लिविंग वर्ल्ड में एक प्लेस सिचुएटेड हो जाता है, स्थान हो जाता है, और इसी आधार पर उसको हम सिस्टमेटिक कहते हैं। इसीलिए कहीं कहीं पर टेक्सोनॉमी के स्थान पर सिस्टमेटिक शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। क्लासिफिकेशन जिसमें उसको क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, इसकी 3 प्रमुख टाइप्स आपके सामने लिखे हुए हैं। शॉर्ट में इसको हम देखते हैं लास्ट में, नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। ये 3 आधार हो सकते हैं किसी भी जीवधारी को उसकी स्टडी करने का। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन को। नेचुरल क्लासिफिकेशन में मार्फोलॉजी, उसकी बाहर आकारिकी, सिमिलरिटी, समानता एंड नेचुरल एफिनिटी के बेस पर, प्राकृतिक समानता के आधार पर, विषमताओं के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया जाता है। प्राकृतिक समानताओं का मतलब जीवधारियों का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, कोशिकाएं कैसी हैं, या उसका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर के बेस पर। ठीक है, यहाँ पर इसको मान्य करने वाले जो वैज्ञानिक थे वे थे डी कैंडोले और बेंथम एंड हुकर। किसको मानने वाले, ये ग्रुप में पूछेगा। मैंने आपको कुछ समय पहले बोला था कि क्वेश्चन कैसे बनाएगा, क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, नेचुरल क्लासिफिकेशन का फेवर करने वाले वैज्ञानिकों का सही समूह क्या है। पहला समूह डी कैंडोले, लिनियस जॉन, लिनियस थियोफास्टस 3 हो गए, इसमें से 2 रख दीजिए, एंगलर, प्रांटल एंड हचिनसन। तो आपका जो ऑप्शन सही आएगा कि नेचुरल क्लासिफिकेशन को मान्य करने वाले वैज्ञानिक डी कैंडोले एंड बेंथम हुकर थे। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को मान्य, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का मतलब ही कृत्रिम है, जो बस कर दिया जाए, उसका कोई आधार न हो, सिर्फ बाहर आकारिकी को देखकर या आउटर एक्सटर्नल फीचर्स को देखकर उसका क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया जाए।
इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को हम मार्फोलॉजिकली या मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं। उतना सही ये नहीं है, फिर भी इसके मान्य करने वाले वैज्ञानिक के रूप में लिनियस, जॉन रे और थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी, लिनियस फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, जॉन रे स्पीसीज टर्म को इसने दिया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये सबसे महत्वपूर्ण है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है, फाइलोजेनी का मतलब होता है उत्पत्ति। फाइलोजेनी का मतलब क्या? फाइलोजेनी का मतलब है ओरिजिन। अब ओरिजिन कहाँ से? हवा में उड़ के तो आया नहीं होगा। क्यों भाई? कोई चीज आसमान से तो आई नहीं होगी ना, वो कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों से उसकी उत्पत्ति हुई होगी। तो उत्पत्ति कैसे हुई होगी? इवोल्यूशन के थ्रू हुई होगी, उद्विकास के माध्यम से हुई होगी। उद्विकास की हिस्ट्री हम उसके एंसेस्टर को जानेंगे, ये कैसा रहता था, इसके नेचर क्या था, बिहेव कैसा था, इसको हम बोलेंगे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। दूसरा हम पढ़ेंगे फॉसिल्स, इसके जीवाश्म की स्टडी, मतलब ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये पहले जीवित था अब क्या नहीं है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। साथ ही साथ ऐसे क्या नेचर में या एटमॉस्फेयर में ऐसे क्या परिवर्तन आ गए कि जिस कारण ये अपने आप को सर्वाइव ही नहीं कर पाए। बात समझ आ रही है? इसलिए तो उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसके बॉडी के पार्ट के कोई बॉडी पार्ट या फिर पार्ट के और कोई छोटा सा पार्ट, अंश, वो किसी रूप में इस प्रकृति में कहीं ना कहीं संचित रह गया, उसको हमने बोल दिया फॉसिल। और तीसरी कंडीशन में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में जो तीसरी कंडीशन है ये है इसकी जेनेटिक रिलेशनशिप की। किसकी? जेनेटिक रिलेशनशिप की। तो जेनेटिक रिलेशनशिप कैसी? जेनेटिक रिलेशनशिप कैसे कि यदि जेनेटिक रिलेशनशिप की हम बात करें तो हमारे एंसेस्टर के फॉर्म में हम गोरिल्ला को पढ़ेंगे, हमारे एंशियंट ह्यूमन को पढ़ेंगे जैसे निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, एप को हम पढ़ेंगे, वहाँ पर चिंपैंजी को पढ़ेंगे। तो उनके जीनोम और हमारे जीनोम में चेंज क्या है? कुछ समानता है क्या? तो समानता है, तो रिलेशनशिप है। और जेनेटिक है तो जेनेटिक डीएनए के बेस पर हो सकता है, आरएनए के बेस पर हो सकता है, जीन, जीनोम, क्रोमोजोमल कोई कंडीशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमको स्टडी करनी होती है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में। क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले यही प्रमुख होते हैं कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को मान्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो एंगलर, प्रांटल, हचिंसन। किसको? फाइलोजेनेटिक को एंगलर, प्रांटल एंड हचिंसन, ये तीन वैज्ञानिक मान्य करते थे। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को लिनियस, जॉन रे और थियोफ्रास्टस तीन वैज्ञानिक करते थे, और नेचुरल क्लासिफिकेशन को डी कैंडोले और बेंथम हुकर ये दो वैज्ञानिक इसको मान्य करने वाले थे। तो आज की जो आपकी क्लास है ये क्लासिफिकेशन के टाइप्स को बेस्ड क्लास है, ठीक है। इसके अगली क्लास में हम स्टडी करेंगे किसकी? किंगडम क्लासिफिकेशन की। स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो जितने किंगडम मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इंक्लूड हुए हैं या जिनके आने की और भी संभावना है, वो अगली क्लास में आपको स्टडी करी जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं या जिन लोगों के क्वेश्चन डाउट्स में आ रहे हैं, फीडबैक में आ रहे हैं, उनको मैं पर्सनली मैसेज के माध्यम से उनको दे दूंगा, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वो भी नेक्स्ट क्लास में आपको इंक्लूड करा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपके जो इसमें से जो डाउट्स आ रहे हैं या फिर समझ में कुछ कठिनाई हो रही हो तो मैं फिर आपको आगे की क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।